हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी 2। इसके पहले ऑलरेडी ऑडिट रिस्क केस स्टडी 1 जो दिया है ऐसे 315 के हिसाब से आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और हमने उसके साथ ऐसे 330 मतलब कि जो रिस्क असेस किया है एज पर ऐसे 315 उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं ऐसे 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर अप होती है। वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हम समझने वाले हैं केस स्टडी 2, राइट। तो होपफुली आपने वो सारे ही आगे के वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि वो देख लिए तभी ये केस स्टडी 2 आपको समझ में अच्छे से आ पाएगा, राइट। अगर या फिर आपने पूरा पढ़ लिया है चैप्टर तो भी आपको ये समझ में आ सकता है, राइट। तो चलिए समझते हैं केस स्टडी 2 जो दिया है आपको पेज नंबर 3.75 पर। CAPUs is understanding internal controls as a part of audit exercise of a company. It is a new client. He has studied controls in a place in various operational areas of the company. CAPUs है, ऑडिटर है कोई एक कंपनी का, पहली बार वो ऑडिट करने वाला है, न्यू क्लाइंट है, तो वो इंटरनल कंट्रोल समझ रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग एरियाज है वहां के, उन्होंने इंटरनल कंट्रोल समझ रहे हैं अभी भी। After studying and gaining an understanding of such controls, he has decided to test few controls to actually see whether these are operating as intended by the management. फिर वो टेस्ट कर रहा था कि जो कंट्रोल्स उन्होंने समझाए बताए हैं क्या वही एक्चुअल में ऑपरेटिंग भी है या नहीं। Till now, he has studied controls over inventories and bank. Few of such controls are listed below. उन्होंने अब तक इन्वेंटरी और बैंक के ऊपर के कंट्रोल्स देखे हुए जो नीचे दिए गए हैं। नेचर ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल डिस्क्रिप्शन। कंट्रोल ओवर इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज ऑफ द कंपनी लाइंग इट ईच लोकेशन शुड बी इंश्योर्ड। इन्वेंटरीज के ऊपर कंट्रोल के लिए एक कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी इन्वेंटरीज है, राइट, जो कंपनी की, वो सारी ही इंश्योर्ड होनी चाहिए। कंट्रोल ओवर इन्वेंटरीज। देयर शुड बी इन्वेंटरी काउंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर ईच लोकेशन ऑफ द कंपनी। जितने भी लोकेशन पर इन्वेंटरी रखी है सभी का टेस्ट काउंट होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। एंड थर्ड, कंट्रोल ओवर बैंक ऑपरेशंस। बैंक रिकंसिलिएशंस आर टू बी परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। बैंक रिकंसिलिएशन BRS है वो रेगुलरली बनते रहना चाहिए ताकि कुछ भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग में वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पता चले, राइट। इसके बेसिस पर हमें यहाँ पर MCQs दिए है, वो देखते हैं। Which of the following most appropriately describe test of control regarding insurance of inventories? नीचे में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑन इन्वेंटरी, मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड है, इन्वेंटरी का के ऊपर जो इंश्योरेंस लेने की जरूरत है उसके ऊपर का कंट्रोल नीचे में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are insured for fire and burglary. फायर आग लगना, बर्गलरी मतलब चोरी हो जाना, वहां से उन दोनों में से उन दोनों के लिए वो इंश्योर्ड होना चाहिए, वो हमें देखना है। The sum insured and period of validity of policy are not relevant. हमें सिर्फ वो देखना है कि वो इंश्योरेंस है या नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसीज देखनी है फॉर फायर एंड बर्गलरी। बाकी पीरियड या फिर वैल्यू कितनी है इंश्योरेंस की वो हमें कंसिडर नहीं करना है। ये तो गलत चीज है, क्योंकि हम इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे तो वो कितने पीरियड के लिए इंश्योर्ड है और सम इंश्योर्ड कितना है, जितनी इन्वेंटरी है उस हिसाब से वो पूरा ही इंश्योर्ड है या नहीं वो हमें देखना जरूरी है। तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are comprehensively insured. Comprehensive मतलब कि सारी ही चीजों की वजह से कोई भी कैटास्ट्रोफ, कोई भी प्रॉब्लम आई तो सभी से वो इंश्योर्ड होना चाहिए। जो ऑप्शन 1 था उसमें क्या था, सिर्फ फायर एंड बर्गलरी, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब सारी चीजों से वो इंश्योर्ड होना चाहिए, वो देखना है। Ensure adequacy of sum insured by comparing it with value of inventories. इसमें कितनी वैल्यू के लिए वो इंश्योर्ड है, अमाउंट वैल्यू भी देखनी है। Also ensure policy period has not expired, और पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है वो भी देखना है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड है या नहीं, अमाउंट बराबर है या नहीं, और एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ है वो भी हमें देखना रहेगा। तो ये सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू वेरीफाई दैट इन्वेंटरीज एट ईच लोकेशन आर कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड। एंश्योर पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड। हमें देखना है कि जितनी भी इन्वेंटरीज है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड है या नहीं, और पॉलिसी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, यहाँ पर वैल्यू की बात नहीं हुई है। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट देन सी, सो सी तो नहीं आएगा।
अब डी देखते हैं, इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू वेरीफाई दैट इन्वेंटरीज एट ईच लोकेशन आर इंश्योर्ड फॉर फायर एंड बर्गलरी, इंश्योर पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड। यहाँ पर बात हुई कि देखना है कि इन्वेंटरीज है वो इंश्योरेंस फ्रॉम फायर एंड बर्गलरी है या नहीं, राइट, एंड पीरियड है वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है ना, वो देखना है। तो यहाँ पर तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिवली होना चाहिए, प्लस वैल्यू भी हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, राइट, सिंपल। देखना है कि जो इन्वेंटरी है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड है या नहीं, एक्सपायर नहीं हुई है, एंड वैल्यूज भी जो है वो पूरे की पूरी इन्वेंटरी के वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी इंश्योर्ड है या नहीं, राइट। सेकंड एमसीक्यू है, which of the following most appropriately describes test of control regarding inventory counts? इन्वेंटरी काउंट्स के लिए नीचे में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? Obtain detail of inventory count procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. हमें इन्वेंटरी काउंट प्रोसीजर का जो है उसके लिए डिटेल्स लेनी है और देखना है कि वो जिस तरह से उनको बताया था, राइट, उसी तरीके से इन्वेंटरी काउंट की प्रोसीजर हुई है या नहीं। Obtain detail of inventory counting procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. Attend inventory count. जो ऑप्शन ए में था वो डिटेल्स लेनी है और देखना है कि वो जिस तरह से प्रोसीजर करने को बोला था उसी तरह से हुई है या नहीं, और इन्वेंटरी काउंट में आपको अटेंड भी करना चाहिए। ऑप्शन सी है, obtain detail of inventory counting procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. Attend inventory count and perform test counts. जो ऑप्शन बी था वैसा ही है, बस एक एडिशन किया कि परफॉर्म भी कीजिए, टेस्ट काउंट्स भी आप कीजिए बीइंग एन ऑडिटर। एंड फोर्थ, अटेंड इन्वेंटरी काउंट एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, और ऑप्शन डी में सिर्फ इन्वेंटरी अटेंड कीजिए और आप टेस्ट काउंट्स कीजिए। तो आंसर आएगा सी। आपको डिटेल्स भी लेनी है काउंटिंग की कि किस तरह से हुई है, राइट, वो प्रोसीजर है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसी तरीके से वो प्रोसीजर कंप्लाई हुई है या नहीं वो भी देखना है। फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो रहा है तब आप अटेंडेंस भी अटेंड भी कीजिए वो, और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, राइट। ये ऐसे 501 में हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है जो चैप्टर 4 में कवर अप होता है, राइट। While testing control over bank reconciliation, it has been noticed that bank reconciliations are not being performed at regular intervals. Identify the most appropriate description of control deficiency in this regard. BRS है वो रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है, राइट, कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज कंट्रोल डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो हमें बताना है। बैंक रिकंसिलिएशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न्ड स्टाफ इज ओवरबर्डन्ड। बीआरएस इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो कंसर्न स्टाफ है वो ओवरबर्डन्ड है, बहुत ज्यादा उसके पास काम है। बैंक रिकंसिलिएशंस आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न स्टाफ इज ओवरबर्डन्ड, इट कुड रिजल्ट इन एरर्स। वो ओवरबर्डन्ड है और ये रिजल्ट जो भी ये बीआरएस नहीं हो रहा है इस वजह से एरर्स हो सकती है। Bank reconciliation are not being performed regularly as concerned staff is overburdened. It could result in errors. It may result in misstatement of cash and bank balance in financial statement. स्टाफ ओवरबर्डन्ड है और इसी वजह से ये एरर हो सकता है, और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर मिसस्टेटमेंट हो सकता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कैश और बैंक के बैलेंस बराबर ना आए। एंड लास्ट, बैंक रिकंसिलिएशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न स्टाफ इज ओवरबर्डन्ड. दिस शुड बी परफॉर्म्ड मंथली एंड रिव्यूड बाय सीनियर अकाउंटेंट. स्टाफ ओवरबर्डन्ड है और ये मंथली होना चाहिए और जो सीनियर अकाउंटेंट है उनको रिव्यू भी करना चाहिए। ये एक्चुअली में ये जो ऑप्शन डी है वो तो कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है, सजेशन है, राइट। यहाँ पर जो कंट्रोल डेफिशिएंसी है वो आंसर सी आएगा क्योंकि बीआरएस नहीं होगा क्योंकि स्टाफ ओवरबर्डन्ड है, तो वो एरर बन जाएगी और वो मिसस्टेटमेंट भी बन जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए। तो वो कंट्रोल डेफिशिएंसी का प्रॉपर और मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है, राइट। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। Next question, since the company is a new client, which of the following statement is most appropriate? कंपनी जो है वो सीए जो ऑडिटर है उनके लिए नया क्लाइंट है, पहली बार वो ऑडिट कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? There is a reduced detection risk, डिटेक्शन रिस्क कम होगा। There is increased detection risk, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। There is no effect on detection risk, डिटेक्शन रिस्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। डिटेक्शन रिस्क should be increased to lower audit risk, डिटेक्शन रिस्क को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ताकि ऑडिट रिस्क कम हो जाए।
डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर है, उनकी जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो बराबर नहीं है और वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए, वो जो रिस्क है उसे डिटेक्शन रिस्क कहा जाता है। डिटेक्शन रिस्क और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का फंक्शन से ही बनता है ऑडिट रिस्क, राइट। तो डिटेक्शन रिस्क है, उसमें दो वैसे भी इन डिटेल अगर जो देखें तो उसमें सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क कवर अप होता है। मतलब कि सैंपल्स जो कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या नॉन सैंपलिंग मतलब और कोई रीजन जैसे कि ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर नहीं है, तो उस वजह से ये डिटेक्शन रिस्क हो सकता है। तो अगर पहली बार हम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ चीजें पता ना हो, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस वजह से प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सैंपलिंग शायद रिप्रेजेंटेटिव टू द क्लाइंट ना हो, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इसी वजह से वहां पर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा देयर इज इंक्रीज्ड डिटेक्शन रिस्क। समझ में आ रहा है, राइट। न्यू क्लाइंट है तो उसकी इंपैक्ट डिटेक्शन रिस्क पर आएगी ही, तो आंसर सी तो पॉसिबल नहीं है। और डिटेक्शन रिस्क बढ़ेगा तो ऑडिट रिस्क कम नहीं होगा ना, वो भी बढ़ेगा, राइट। इसलिए ये भी गलत है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क ऑफ अ न्यू क्लाइंट। जो न्यू क्लाइंट का रिस्क असेस किया है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो किस तरीके से वो जो रिस्क है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे हमने देखा कि डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड रिक्वायर टू बी परफॉर्म, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी पड़ेगी। लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड रिक्वायर टू बी परफॉर्म, कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी पड़ेगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज ऑडिट रिस्क इज लो, ऑडिट रिस्क लो है, इस वजह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने ऊपर का क्वेश्चन देखा उसी के हिसाब से यहाँ पर काइंड ऑफ ऑप्शन है वो बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है, इसीलिए मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड रिक्वायर टू बी परफॉर्म्ड, वो करेक्ट आंसर आएगा। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा बाय द ऑडिटर, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो ऑडिट रिस्क ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम ज्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। अगर वो डिटेक्शन रिस्क ऑडिट रिस्क कम होता तो ये लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम करते हैं, राइट। और डिटेक्शन रिस्क की इफेक्ट आ रही है इसलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करना ही है, तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, राइट। और ऑडिट रिस्क लो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा केस स्टडी 2। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मटीरियलिटी के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओल्ड कोर्स में तो उसमें से बहुत जनरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते थे, इसमें भी आने के क्वेश्चन चांसेस है, राइट। तो हम वो अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।